हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। वो है आपके लिए सीटेट की हिंदी पेडागोगी। यस, हम इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे जो आपके सीटेट के हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आप सबके लिए सीरीज़ रहेगी, क्योंकि हम इस सीरीज़ में बहुत डिटेल में उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम डीप में करेंगे, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विज़िट करना, आज ही इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये आज है आपकी क्लास 1। ठीक है, तो चलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? यहाँ पूछा गया है, सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पाठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में हो सकता है। तो देखिए, इस रूप में जो है, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकालय में पाठ्यक्रमों का जो है सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर आप पुस्तकालय में बैठे हैं, ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, अगर आप पुस्तकालय में बैठे हो तो आप सस्वर पाठन तो करोगे नहीं, मौन मतलब मन ही मन में आप उस चीज़ को पढ़ते हो। बाकी ये तीनों ऑप्शन बहुत ही सही हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यहाँ भी देखिए कि पुस्तकालयों के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय में ये चीज़ नहीं होती है कि पाठ्य पुस्तकों को जो है आप सस्वर पठन कर रहे हो, और इसको यहाँ पर हम उपयुक्त तरीके से कर सकते हैं। नो, अगर आप यहाँ पर बैठे हो, पुस्तकालय में बैठे हो, तो बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने से यहाँ पर हमें मौके मिलते हैं, सक्रिय हमें एक परिवेश मिलता है। ठीक है, और एक आदर्श पठन जो है व्यवहार यहाँ पर प्रदर्शित आप बिल्कुल कर सकते हो अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग और भाषा का अवबोधन, या सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ये बिल्कुल आपका 2024 का बिल्कुल करंट ये आपका क्वेश्चन पेपर है, पीआरटी का, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी। अगर आपको साक्षरता अर्जित करनी है तो आपको डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में बिल्कुल आपको मास्टरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर भाषा की बात हो रही है तो सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? देखिए, फिर से सही नहीं पूछा गया है। व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही है। ठीक है, आप हम सही है देखते हो, और नहीं तो अपने आप ही पता लग जाएगा। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, बिल्कुल अगर व्याकरण शिक्षण को आप पढ़ा रहे हो तो वास्तविक संप्रेषण तो ज़रूरी है। प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, जो हाँ बिल्कुल नियम, जो व्याकरण के नियम हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए, बिल्कुल सही है, ये प्रभावशाली तरीका है। संप्रेषण के अभ्यास के आप अवसर दोगे, बिल्कुल दोगे, आपस में बातचीत के आप अवसर जरूर दोगे व्याकरण शिक्षण में। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके, कंठस्थ अगर रटना कहीं भी शब्द आ जाए तो वो हमेशा ही नेगेटिव वे में चला जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमसे यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित कथन बिल्कुल सही हैं। वास्तविक संप्रेषण आप प्रस्तुत करोगे, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के आप अवसर देना, भाषा का पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्रदान करना, विचारों और मनोभावों की शुद्ध अभिव्यक्ति करना। तो ये सब जो हैं आपके व्याकरण शिक्षण के प्रभावशाली क्या हैं, तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच में एक संबंध पर बल देता है? ध्यान से देखिए, अक्षर और ध्वनि के बीच में समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक उपागम या ध्वनि विज्ञान निर्देश। देखो बिल्कुल छोटे से की यहाँ पर बात हो रही है अक्षर और ध्वनि की, तो ये भी आपकी कॉमन सेंस पे ही है। देखिए अक्षर और विज्ञान प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो व्याकरण अनुवाद कहाँ से आएगा? छोटे बच्चों को आप इतनी नॉलेज नहीं दे सकते हो। पद्धति, इतनी बड़ी पद्धति सिखाने की हमें कोई भी नीड नहीं है, प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं। स्थिति परक उपागम, इतना उनका ब्रॉड माइंड नहीं हुआ है कि आप स्थिति परक उनको उपागम दोगे। ठीक है, अगर आपको उनमें साक्षरता लानी है और अक्षरों और ध्वनि के बीच में आपने संबंध पर बल देना है तो ध्वनि विज्ञान निर्देश आपको उनको देने होंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों को। ठीक है, क्योंकि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आप ध्वनियों का अनेक प्रकार से अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो उनको ऐसे कहेंगे कि फोनेटिक साउंड, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे फोनेटिक साउंड, क्योंकि मेरी बेटी भी मतलब अब LKG में है तो उसके फोनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, जिससे वो मतलब अक्षर और ध्वनि को सुनकर अपना जो है अपना कंप्लीट कर लेती है शब्दों को और वाक्य भी बनाने लग गई है। तो ये बहुत ही अच्छी है, साक्षरता उसकी हो रही है। ठीक है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा है कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे। सकना से, ठीक है, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह एक किस प्रकार, ये जो है किस लिए है? ठीक है, हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कक्षा 3 की एक अध्यापिका है, उसने अपने जैसे स्टूडेंट्स को बोला कि अपना जो सकना शब्द है इसके आपको 5 इससे प्रश्न पूछे हैं, जिसमें एक हमें हिंट दे दिया है कि क्या तुम तैर सकते हो, तो ये किस गतिविधि के लिए है? मौखिक प्रवाह अभ्यास है, ये नियंत्रित मौखिक अभ्यास है, निष्क्रिय श्रवण है, ये स्वच्छंद बोलना है। देखो नियंत्रित आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को आप कितना कर लोगे, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। निष्क्रिय यहाँ पर पैसिव वो बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। स्वच्छंद बोलना नो। मौखिक प्रवाह एक अभ्यास है कि यहाँ पर अभ्यास करवाया जा रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। पठन यानी पढ़ना। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? ठीक है, कि बच्चों को वो पढ़ाना चाहती है और एक प्रश्न जो है ये हमसे पूछा गया है कि अगर हमने बुक्स का चयन करना है तो कौन सा जो है वेल एंड गुड रहेगा? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार जो है लिखी गई है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबंधित करने में मदद मिलेगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? देखो, एक से अधिक निर्देश तो नहीं हो सकते हैं, निर्देश एक के लिए होंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अपनी कक्षा में वो एक पठन कोने को तैयार कर रही है, हमने बच्चे को पढ़ाना है और पुस्तकों का चयन करते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और किस प्रश्न को वो अपने दिमाग में रखेगी। तो ये सबसे पहले देखेगी कि लेखक कौन से हैं, लेखक जाने माने हैं कि बाल साहित्य के माने नहीं रहे, क्योंकि बाल साहित्य वर्ड यहाँ पर ये आ गया है। आप और ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, बाल साहित्य कहीं भी नहीं आया है। अगर आपने बच्चे के अंदर पठन की जो है जागृति उत्पन्न करनी है, पढ़ने की जागृति उत्पन्न करनी है, अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका बाल साहित्य, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हम बाल साहित्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि उसके माननीय लेखक कौन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? यहाँ पर आपको रियल सिचुएशन में कहा गया है और भाषा प्रयोग की बात की गई है और मुख्य लक्ष्य की बात की गई है और लाइफ से जुड़ी हुई है। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि
या श्रव्य भाषिक विधि। देखो यहाँ पर वास्तविक परिस्थितियों से है, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखो वास्तविक परिस्थिति अगर बात करोगे तो प्राकृतिक उपागम तो होगा नहीं। वास्तविक परिस्थिति कैसे हो सकती है कि भाई कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो संप्रेषणात्मक जो उपागम है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि शिक्षार्थी की जीवन की अगर आपने वास्तविक परिस्थितियों में अगर भाषा का प्रयोग करना है तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा, वो ये होगा कि आप संप्रेषण कर रहे हो। तो संप्रेषणात्मक उपागम जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, संप्रेषणात्मक उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। संप्रेषणात्मक उपागम पद्धति शिक्षार्थी के उनके वाचन कौशल के विकास में क्या करती है, बिल्कुल सहायता करती है। और एक ये छात्र केंद्रित उपागम है, बिल्कुल है, ये छात्र पे डिपेंड रहता है। यहाँ पर जो है जो आपका टीचर है वो सिर्फ सुनता है, यहाँ पे ये जो है मौका दिया जाता है छात्रों को कि वो इस काम को करें। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा, और इस कार्य का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जो है एक दूसरे को कॉपियाँ अलग अलग दे दी हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं हो गई हैं, और ये उद्देश्य क्या है। और अध्यापक ने शिक्षार्थियों को कहा है विस्तृत पठन का अभ्यास कराया है, यहाँ पर नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, या सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना। तो देखिए अगर ये काम हो रहा है तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना। कि अगर आप आपस में सहपाठियों में ये चीज़ बोल रहे हो कि अभ्यास पुस्तिकाएं हैं और उसकी आपने अदला बदली करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनके जो है जांच के कौशल को विकसित कर रहे हैं। ठीक है, एक कौशल विकसित हो रहा है। इस कार्य का उद्देश्य क्या है कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल को आप विकसित कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे जो हैं अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब, बुनियादी चरण की बात हो रही है और अधिगम यानी कि आपकी लर्निंग से ही जुड़ा हुआ है, वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अपने कॉपी में ही अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं, या मुख्य केंद्र सिर्फ आ गया ना तो यहीं पर ही कट जाता है, ओनली कट गया, और बार बार ट्रेसिंग नहीं है, वे अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। प्याजे की थ्योरी में भी जो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है भाई इंद्रियों को, वे यहाँ पर अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये प्रारूपण है, पुनः प्रारूपण है, आपका प्रूफ रीडिंग है या सहपाठी मूल्यांकन है। देखो ये प्रूफ रीडिंग है। ठीक है, जब आप एक बच्चा है अध्यापक को वो अपना कुछ असाइनमेंट दे रहा है, फाइनल दे रहा है, तो उसकी वो अच्छे से सटीकता से उसको जांच परख रहा है लेखन को, तो ये उसकी प्रूफ रीडिंग हुई। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? तो प्रूफ रीडिंग किसी भी सामग्री के प्रकाशित होने से पहले समीक्षा प्रक्रिया का अंतिम चरण है, और किसी सामग्री को प्रकाशित या साझा करने से पहले उसमें जो त्रुटियां हैं उसकी सावधानी पूर्वक जो है जांच करना ही क्या कहलाता है? प्रूफ रीडिंग कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा या मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? यहाँ से आपको नहीं पूछा गया है कि कौन सा उपागम जो है बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। प्राकृतिक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, प्रत्यक्ष विधि है, या श्रव्य भाषिक विधि है? तो देखिए कहाँ लग रहा है आपको कि मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर जो है इनको एनकरेज नहीं किया जा रहा है। तो प्रत्यक्ष विधि में जो है ये चीज़ नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि जब प्राकृतिक उपागम की बात आती है, संप्रेषणात्मक उपागम की बात होती है, या श्रव्य भाषिक विधि,
इन सभी में जो है हम मातृभाषा का प्रोत्साहित करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो है आपके प्रत्यक्ष विधि में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के चयन के लिए सही नहीं है या फिर से नहीं पूछा गया है। और यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए यहाँ पर बात हो रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। TLM बिल्कुल आपके लिए आकर्षक होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन करने में, प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। बिल्कुल TLM बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। चयनित सामग्री अधिमानत स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिसे आसानी से बिल्कुल बदला जा सके। और चयनित जो सिर्फ आ गए ओनली, यहीं पर ये जो है बिल्कुल, और ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत हो जाता है कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरद नहीं होनी चाहिए, नो, ये TLM में नहीं होना चाहिए। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है और आपसे यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला जो समावेशी है, स्वागतीय है, आनंददायी परिवेश है, सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप बच्चों की जो प्रतिभागिता है उसको आप समर्थन दे रहे हो, उसको आप फोर्स कर रहे हो, समर्थन दे रहे हो, तो समावेशी, स्वागतीय, बिल्कुल आनंददायी परिवेश कैसे आप उसको सृजित करवा सकते हो एक बच्चे को। तो तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके आप इस तरह कर सकते हो। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पे आप ध्यान केंद्रित करके ऐसा काम कर सकते हो। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, विभिन्न आयाम आ गए हैं और वो भी विकास के। रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा की सजावट, देखो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है C, क्योंकि यहाँ पर विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है और विभिन्न आयामों की बात हो रही है। आप सभी ऑप्शन को भी पढ़ सकते हो, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, C है। ठीक है, चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। पाठ्यचर्या सिद्धांत बिल्कुल है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत या तकनीकी सिद्धांत। देखो मूर्त जो सिद्धांत है ये बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। एक पाठ्य पुस्तक शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण की सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है, जो कि है पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत, बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का है। तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो इस तरह आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अगर आज चैनल से आप नए जुड़े हो, ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर NCERT सीरीज़ भी चली हुई है, जिसमें मैं आपको प्राचीन इतिहास जो है करवा रही हूँ। ठीक है, प्राचीन इतिहास जो है मैंने करवा दिया है और मैं करवा रही हूँ, उसको कंप्लीट करवा दूँगी। तो प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनी हुई है, तो जल्दी ही आपकी प्राचीन इतिहास ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास को। और मैं आपको ये बात बता दूँ, ये आपकी 6 से लेकर 12 तक की NCERT है हिस्ट्री की, और साइड बाय साइड में आप पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की भी करवाऊंगी। महेश कुमार वर्णमाल की इनकी ये बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बुक को कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक किसी सब्जेक्ट को लेके क्लियर हो सकते हैं। अगर आप किसी कहते हैं ना कि किसी सब्जेक्ट को अगर आपने डीप पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जो है NCERT रेफ़र करनी चाहिए। और देखिए आपके CTET में भी 6 से लेकर 8 तक की NCERT आएगी, तो ये सीरीज़ आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। ठीक है,
तो जो आपके एसएसटी का पोर्शन है ना, तो इसी में से ही कवर अप हो जाएगा। तो आप ज़रूर विजिट करें अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो। और हिंदी पैडागोगी मैं आपको करवा रही हूँ, और जल्द ही आपके लिए सीडीपी की पैडागोगी भी जल्दी आपको करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।